Hello everyone, welcome to our MCQ session. When incomes recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, the system termed as accrual basis of accounting, cash basis of accounting, mercantile basis of accounting और hybrid basis of accounting. करेक्ट आंसर होगा हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम पीएल का एक पार्ट दैट इज इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कैश बेसिस पे एंड सेकेंड पार्ट दैट इज एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे, तो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो बट ऑब्वियस ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को हम मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम बोलेंगे एंड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स. अच्छा, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पे हम पीएल के कुछ पार्ट को दैट इज कुछ ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ को अक्रूवल पे रिकॉर्ड करते हैं दैट इज ऑन पीरियड बेसिस, कि जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस है वो करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड किए, उसको हम कहते हैं अक्रूवल और पीरियड बेसिस. तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले हम बता दें कि हमारे पास ये जो MCQs हैं ये CMA फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. CMA फाउंडेशन के लिए पेपर 2 की अगर हम बात करें दैट इज़ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग दिसंबर 2018 में ये सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एग्ज़ाम में. तो फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं फॉर CMA फाउंडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन, आर्किटेक्ट्स फीस, डिमोलिशन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर होगा डेप्रिसिएशन. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से हम कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है. एंड अगर हम डेप्रीसिएशन की बात करें तो डेप्रीसिएशन नो डाउट हमारा एक्सपेंस है, बट क्या हमें इसका कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं, क्योंकि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है कि जब हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज करती है तो उस डिक्रीज्ड वैल्यू को हम बोलते हैं, या हर साल जो हम असेट नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूज़ की वजह से असेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं. तो ये डेप्रीसिएशन एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें डेप्रीसिएशन की, तो ये एक रेकरिंग नेचर का आइटम है जो कि हर साल अकर करेगा जब तक असेट एग्जिस्ट करेगी. क्लियर? तो इसका आंसर होगा डेप्रीसिएशन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड अ सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर. इसका करेक्ट आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगेन हमसे बोला है लीगल चार्जेस के बारे में, जो कि हम बेसिकली क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि फर्म्स की फैक्ट्री साइट पे किसी तरह का कोई केस है एंड उस केस को डिफेंड करने के लिए दैट इज उस केस को लड़ने के लिए अगर हम कोई चार्जेस पे कर रहे हैं तो उस चार्जेस का बेनिफिट हमें सिर्फ फॉर करंट ईयर मिलने वाला है, उस चार्जेस का बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में नहीं मिलेगा. तो आंसर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका हमें बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर तक ही मिलता है. इसका आंसर है बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year by following the concept of consistency concept, cost concept, going concern concept और periodicity concept. इसका करेक्ट आंसर है periodicity concept. रीजन बीइंग क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट दैट इज पीएल अकाउंट बना रहे हैं और वो फॉर 1 year बना रहे हैं, लेट्स से फॉर 1st April टू नेक्स्ट ईयर अप टू 31st March, तो ये जो 12 मंथ्स का आप अपना अकाउंट बना रहे हो, ये क्यों बनाते हैं? ड्यू टू पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है ये अगर जानना है तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बुक्स को मेंटेन करो. ठीक,
एंड ये पीरियड 12 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है और 15 मंथ्स भी हो सकता है। तो हम अपनी बुक्स अगर एक साल के लिए बना रहे हैं तो ये हम कौन से फॉलो करें, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर है डी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस चेक्स नेचर ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसका करेक्ट आंसर है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। रीज़न बीइंग, ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस में हम सारे लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं सिर्फ उनको ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ भी नहीं। तो हम ट्रायल बैलेंस को देख करके सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो हमने टोटलिंग की है वो करेक्ट है या नहीं, मतलब लेजर के जो बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र किए हैं वो एक्यूरेटली हमने ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं। क्लियर, मतलब उनके टोटल कैलकुलेशन पे ही बात होगी और हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम वन ईयर टू अनदर विच अफेक्ट्स नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, दैट इज रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रीजन बीइंग, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई एरर है, कोई गलती हो रही है किसमें, कैरी फॉरवर्ड करने में। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड? जब आप करंट ईयर का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हो तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम वन ईयर टू अनदर विच अफेक्ट्स, मतलब जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको अगर हम एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ट्रांसफ़र में क्या कोई एरर हो सकता है? हाँ, एरर हो सकता है। और वो एरर किस किस अकाउंट में हो सकता है? तो नो डाउट वो सिर्फ रियल और पर्सनल में होगा। रीज़न बीइंग, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करते हैं। एंड अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट्स की तो इनके बैलेंसेस को हम उसी ईयर ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ? आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन पीएल अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे इनकम होते हैं एंड जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, हम उनका कभी भी बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि उन बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी ईयर के ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। एंड अगर हम बात करें रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट की तो इनके बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब इनके नेक्स्ट ईयर बैलेंसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उन्हीं के कैरी फॉरवर्ड में एरर हो सकता है एंड नॉमिनल अकाउंट में एरर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ बिल ड्रॉन ऑन 13th July 2018 for 60 days, payment must be made on 15th of September 2018, 14th of September 2018, 13th of September 2018 और 12th of September 2018। इसका करेक्ट आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बिल की बात हुई है तो हर बिल में 3 ग्रेस डेज ऐड किया जाता है। मतलब इन 60 दिन, इन 60 डेज के एडिशन में आपको और 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है पेमेंट के लिए। तो 13 जुलाई में पहले 60 डेज ऐड करो और फिर 3 डेज एडिशनल ऐड करेंगे। जुलाई की अगर हम बात करें तो टोटल उसमें 31 डेज होता है, जिसमें से 13, क्योंकि 13 जुलाई को बिल ड्रॉ हो रहा है, उतना अगर हम हटा दें तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 18 डेज। तो टोटल 60 डेज में 18 तो जुलाई का था, अब कितना बचा? 42। 42 में 31 हो जाएगा अगस्त का। नेक्स्ट हमारे पास बचा 11 डेज। तो ये जो 11 डेज है ये कौन सी डेट है? 11 सितंबर। अब इसमें हम 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सितंबर 2018। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, 14 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the cost of goods manufactured, to ascertain gross profit, to ascertain profit or loss on the goods manufactured, or to ascertain the cost of goods sold। इसका करेक्ट आंसर है टू ascertain the cost of goods manufactured। हमसे पूछा है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? जो प्रोडक्ट हम बना करके बेच रहे हैं, दैट इज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें फिनिश्ड गुड में।
तो हमने बोला कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम सिर्फ ये बनाने के लिए, ये समझने के लिए बनाते हैं कि जो गुड्स हमने बनाया है, जो भी गुड्स हमने बनाया है उसको बनाने में कितना कॉस्ट आया। रीज़न बीइंग, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते तो ट्रेडिंग में हम खरीद के बेचते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी परचेज कॉस्ट कितनी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, हमें पता होता है कि हम 10 रुपये का आइटम खरीदे और उसको मार्केट में 12 रुपये में बेच रहे हैं। बट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, तो जब हम मार्केट से रॉ मटेरियल ला करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम ने जो बनाया वो एक्चुअल में कितने का बना, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें ये पता चल जाता है कि जो गुड्स हमने बनाया है उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज उसको बनने में कितना खर्चा आया, सो दैट उसमें प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा टू ascertain द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रायल बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। रीजन बीइंग हमसे पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट क्या नहीं होता। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल की, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल से हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, एंड बैलेंस शीट की जिससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनाओ चाहो तो मत बनाओ, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। दैट इज, इसका आंसर होगा डी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ को-वेंचर टेक्स अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड देन ही विल डेबिट दीज गुड्स इन हिज बुक्स टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ड्रॉइंग्स, परचेज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज अगर हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग दो ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड सेकंड इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन CMA फाउंडेशन दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर के हैं। तो CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।